नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए देर किस बात की, आज का फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, यदि मैं बात करूं तो भैया इसमें 25 नंबर की हिंदी होगी, 25 नंबर की इंग्लिश होगी, 25 नंबर का जीके होगा, 25 नंबर का मैथ होगा। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन 100 नंबर आपको मिलेंगे। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का टाइम मिलेगा भैया आपको। ठीक है। और यदि आपने क्लर्क में ऑनलाइन की है यानी टाइपिस्ट में, तो आपको 25 नंबर की हिंदी की टाइपिंग और 25 नंबर की इंग्लिश की टाइपिंग देनी होगी। तो आपके मार्क्स बनेंगे 150। और यदि आपने अप्लाई किया है स्टेनोग्राफर में, तो आपको उसके लिए शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया है, हम बताते हैं आपको। फिलहाल तो हम आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। क्या क्या डाला है जरा ध्यान से सुन लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। इसमें चारों विषय हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीके और मैथ को सोल्व भी किया है, जिस तरह से आप ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमने जो है ना, अलग से इलाहाबाद हाई कोर्ट की हिंदी के प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अलग से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। मैथ भी सोल्व कर रखा है। ठीक है दोस्तों। और शॉर्ट हैंड के प्रैक्टिस यानी शॉर्ट हैंड कैसे करते कैसे सीखते हैं वो भी हमने डाल रखी है। ठीक है। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। यदि मैं बात करूं तो इसमें कहा है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा। उसे कहते हैं भैया अजानुबाहु। अजानुबाहु मतलब जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसको अजानुबाहु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है, इसमें कहा है द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरुत चुरुत चतुर चित प्रति परत उठी दुर्जन हिय दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार बताइए। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें हमें अलंकार बताना है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी असंगति अलंकार है। कोई भी बात संगत में नहीं बैठ रही है। और यदि हम बात करूं जहां कारण और कार्य में संगति का अभाव होता है, वहां आपका असंगति अलंकार होता है। ठीक है। यहाँ आँख जैसे उलझती हैं आंखें लेकिन टूटते हुए कुटुंब है, तो असंगति है कि नहीं है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, मतलब किस वाक्य में गलती नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, मतलब किसमें द्विगु समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, तो भैया ये जो चंद्रमुख है ना, इसमें द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास का मतलब होता है जिसमें संख्यावाची पद हो। चौगुना मतलब 4 गुना, 4 संख्या। चौमासा मतलब 4 मास, 4 संख्या। अरे त्रिफला मतलब 3 फलों वाला। तो संख्या है इनमें, इसमें संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब कौन सा शब्द गलत है लिखा हुआ, ये हमें बताना है। तो घृणा यही गलत लगा लिखा हुआ है। इसमें कृषि वाला र वो लगेगा दूसरा र। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है दधी का तद्भव रूप बताओ। जो दधी है ना, इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो भैया ये दही को हम दधी बोल देते हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में कह रखा नभ में झपटत झपटत बाज लखी मूल्यो सकल प्रपंच कंपति तनु व्याकुल नयन लपके लियो न रंच। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की यदि मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भयानक रस है। कैसे, जरा समझ लीजिए। आकाश में बाज को झटपटाते देखकर सारे कार्य भूल गया। ठीक है। तन कांपने लगा, नेत्र व्याकुल हो उठे और रंच मात्र भी नहीं हिला। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है भयानक रस से डर गया वो।
आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि अति उपसर्ग का अर्थ है। जो अति होता है ना, इसके उपसर्ग का अर्थ बताओ। तो अति का मतलब होता है बाहुल्य। कहते हैं भाई इसने तो अति कर दी, यानी बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है क्या तुमने खाना खा लिया किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए क्या से क्या होता है, प्रश्न। तो प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या रखा है, विच्छेद का संधि विच्छेद, मतलब विच्छेद का ही संधि विच्छेद पूछ रहा है नी। तो क्या हो जाएगा, बी प्लस छेद, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो भैया जो आपका सी है ना, लावा, इसमें तो खाली वा है। दिखावा, दिख प्लस आवा, चढ़ प्लस आवा, भूल प्लस आवा, तो ऑप्शन नंबर सी। 12 में कहा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है, मतलब तत्सम शब्द कौन सा है ये हमें बताना है। तो क्षत्रिय तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या रखा है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। मतलब तुरंग के यदि पर्यायवाची की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी बाजी, घोड़े का पर्यायवाची है। वादी का विलोम क्या होगा, तो वादी का विलोम होता है प्रतिवादी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये बताना है। तो भैया ये जो मानस है ये विशेषण नहीं है, बाकी तीनों शब्द विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो भैया जिस स्त्रीलिंग की यदि मैं बात करूँ तो दिन स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह हो गई, सांझ हो गई, दोपहर हो गई, ये सब स्त्रीलिंग है। बोल के देख लो, आराम से पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या रखा है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का जो राइट अर्थ होगा वो होगा लालच देकर उल्लू बनाना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरता में संज्ञा बताओ। अरे भैया भाववाचक संज्ञा है, इसमें क्या बताऊं है ना, यानी जिसके भाव को हम महसूस कर सकें वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, स्वजाति का विलोम शब्द है। मतलब ये जो स्वजाति है इसका विलोम बताना। तो स्वजाति का हो जाएगा विजाति। स्वजाति एक ही जाति का, विजाति अलग अलग जाति का। नियत और नियत शब्द युग्म का सही अर्थ बताओ। तो मतलब जो पहले वाला नियत होता है इसका अर्थ होता है निश्चित, और दूसरे नियत का अर्थ होता है इरादा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक शब्द बताओ, यानी गुणवाचक जिससे किसी चीज के गुण का पता चले। तो इसका हो जाएगा कपटी, यानी उसका गुण है कि वो कपटी आदमी है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या रखा, किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है। तो वर्तमान काल की क्रिया का मतलब जो हो रहा है वो हमें बताना है। तो 22 का ऑप्शन देखो, वर्तमान में क्या आता है, यानी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। था, थी, थे, ये किस में आते हैं, भूतकाल में। 23 में कहा है पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताओ। मतलब ये जो पोषक दिया है ना इसका विलोम बताना। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 23, तो पोषक जो है ना, विपरीतार्थक शब्द बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर की यदि मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा शोषक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 23 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में क्या कह रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मतलब स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो आपका जमीन, कहते हैं ना उसकी जमीन बिक गई है, जमीन खाली पड़ी है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो भैया क्वेश्चन नंबर 25 में अधगल गगरी छलकत जाए, चलो ये मैं आपको देता हूँ। अधगल गगरी छलकत जाए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। आगे हम बात करते हैं इंग्लिश की, यानी 25 नंबर की इंग्लिश भी आएगी। तो चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, किस सेंटेंस में करेक्ट पंचुएशन का प्रयोग किया गया है क्वेश्चन नंबर 26 में वो बताना है। तो मतलब ये है बाद में फुल स्टॉप बीच में कोमा, मतलब डू व्हाट यू वर टोल्ड, तुमने क्या कहा था, ऑप्शन नंबर ए। यानी डू के बाद कोमा सही लगा है, बाद में फुल स्टॉप लगा है, बात पूरी हो गई, ये सही करेक्ट पंचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है यूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन कौन सा आएगा ये हमें बताना है। यदि मैं बात करूं, यदि है ना सिमुलेट, इसके बाद जो प्रीपोजिशन आता है तो वो आता है आपका एट, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रखा करेक्ट स्पेलिंग बताओ। मतलब ये जो दिए हैं इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है लिखी हुई,
ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 28 में। तो बताओ कौन सा हो जाएगा 28 का? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी ये जो है ना ऑलरेडी, ये सही है लिखा हुआ। जब आल में हम रेडी जोड़ेंगे या कोई शब्द जोड़ेंगे तो एक एल कम हो जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, यानी 29 में क्या रखा है, अपोज राइट अपोजिट वर्ड। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, हमें देखना है इसका। ये दिया ना मैंडेट, ठीक है ना, मैंडेट का अपोजिट वर्ड बताना हमें, यानी उल्टा। तो मैंडेट का अर्थ क्या होता है, शासन देश या आज्ञा पत्र या शासन का आदेश, है ना, ये होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा भैया, इसका विलोम हो जाएगा उल्लंघन करना या विच्छेद करना। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रीच, उल्लंघन करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कह रखा है राइट अपोजिट, मतलब विलोम शब्द बताना है। राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, ये जो दिया ना, यानी मोटेली, ठीक है ना, मोल्टी, इसका जो है हमें बताना है विलोम शब्द। पहले तो हमें इसके ऊपर तो पता होना चाहिए, जो मोटेली दिया है हमें, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मिश्रित या बहुरंगा या विविधपूर्ण। और इसका जो मतलब जो है विलोम होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी होमोगेनियस। इसका अर्थ होता है भैया समरूप या दृश्य या एक जैसा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, इसके में कह रखा है चूज द करेक्ट प्रोनाउन, मतलब इसमें कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में। यदि 31 की हम बात करते हैं तो इसमें क्या दिया है, देखो द स्टूडेंट इंजॉयड। तो स्टूडेंट है बहुत सारे हैं, तो देम सेल्व आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, एट द पार्टी, यानी बच्चे यानी विद्यार्थी पार्टी का इंजॉय कर रहे थे। Choose the alternative which can be substitute for the given word sentence, यानी ये जो वाक्य दिया है ना, ए सोल्यूशन फॉर ऑल, यानी सभी का हल, इसके लिए कौन सा एक सही शब्द होगा ये बताना है। तो यानी कहने का मतलब ये है सर्व रोग हार औषधि अर्थ होता है, यानी तो सभी समस्याओं का, सभी का जो निदान होगा वो एक ही तो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेनिसिया, यानी रामबाण इलाज, हिंदी अर्थ होता। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात कर रहे हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, मतलब कौन से एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह में। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहा है। तो 33 की यदि मैं बात करूं तो इसमें दिया ही इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, फ्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ही माने वह, इज माने है, ए माने एक, मैन माने आदमी, और फ्यू वर्ड्स संसार का, ठीक है ना, यानी कुछ के सेंस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, मतलब ये जो मीनिंग दिया है आपका इंसाइनरेट, इसका जो है हमें अर्थ बताना। कुल मिलाकर सिनोनियम की बात कर रहा है, पर्यायवाची शब्द की बात कर रहा है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जलाना या आग लगाना, किसका, इंसाइनरेट का। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा सी, ठीक है ना, इग्नाइट, ठीक है ना, लिग्नाइट, इसका अर्थ भी जलाना या आग लगाना होता है। और यही बात हमसे कह रखी है क्वेश्चन नंबर 35 में। देखो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी ये दिया है आपका प्राइवेशन। तो ये प्राइवेशन जो है ना, इसका अर्थ पता होना चाहिए हमें। ये जो प्राइवेशन दिया है PRIVATION, तो प्राइवेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है भैया कठिनाई या अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, हार्ड हिप, ठीक है ना, इसका अर्थ भी यही होता है कठिनाई या अभाव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आगे 36 की। 36 में कहा आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का मतलब विस्मयादि बोधक शब्द, तो क्या है, जिसके पास चिन्ह लगा है इंटरजेक्शन का, यानी वाओ, यू, लुक, अवश्यम। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या रखा है, क्या, देखो सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, मतलब ये हॉर्स का, हॉर्स जो है, हॉर्स मीन्स घोड़ा, स्टेबल हॉर्स यानी घोड़ा किस में रहता है, स्टेबल में, वैसे स्कैनोमो काय में रहता है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो देखिए जो घोड़े होते हैं वो अस्तबल में रहते हैं, इसीलिए जो स्कैमो होते हैं ना वो इग्लू में रहते हैं। जो स्केमो जनजाति है वो काय में रहती है, इग्लू में। स्कीमो जनजाति का घर है, ये घोड़े का घर है, ये स्कीमो जनजाति का घर है, इग्लू।
क्वेश्चन नंबर 38 में क्या क्या रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिव इन द ब्रैकेट। यानी कहने का मतलब यह है, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ये जो ब्रैकेट में आपका दिया है ना अल्फाबेट, इसका बहुवचन हमें बताना है। यहाँ पर क्या आएगा, ही नाउ 5 अल्फाबेट, वह 5 अल्फाबेट जानता है। तो अल्फाबेट का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो बी आंसर हो जाएगा अल्फाबेट्स, यानी इसमें एस लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या क्या रखा है जरा देख लीजिए। 39 में क्या रखा हमें, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। मतलब क्वेश्चन टैग देखो निगेटिव दे दिया आई डोंट, तो अब सिंपल आएगा आई डोंट डेयर टू गेट देयर, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 39 में आएगा आपका डी, यानी डू आई, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ की हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाती है, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ अफर्मेटिव आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है चूज द मैग्निफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जमलेट वर्ड। मतलब ये जो दिया है ना FELA, ये जो स्पेलिंग से दी है, इन स्पेलिंग से कौन सा शब्द बनेगा जिसका अपने में कोई अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लीफ। और लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ता या पत्ती। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए नाउन दैट स्वीट्स द गिवन सेंटेंस। मतलब ये जो वाक्य दिया है इसमें किस नाउन का प्रयोग किया जाएगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा है कि द आइसक्रीम है, द आइसक्रीम हैड टू ऑन टैप, यानी इसका आ जाएगा ये चेरीज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। इसमें क्या रखा है, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। यानी ये जो वाक्य दिया है आपका, ही टीचर इज ईस्ट वेकर कॉलेज, ठीक है ना, एस टी सैबर कॉलेज है, ठीक है ना, एक्स सैबर कॉलेज। तो ये कौन सा मतलब काल का वाक्य, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 42 में। तो ये भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, एक वचन के साथ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या रखा, चूज द करेक्ट वर्ब, यानी कौन सी वर्ब का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात कर रहे हैं। तो 43 में क्या कहा है भैया, राम्स फादर, राम के पिताजी, एंड सोहन्स फादर, और सोहन के फादर, आर माने है बिजनेसमैन, माने व्यापारी। तो बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, है ना। क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ भी करेक्ट वर्ब का प्रयोग करना है। 44 में कौन सा आएगा देख लेते हैं। माई एम्प्लॉइज वीन, तो वीन के साथ क्या आता है, बीन आता नहीं आता, ये तो यहीं पता चल गया, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट वर्ब, द वाटर फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट। यानी यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 45 की, तो द वाटर यानी पानी की बूंदें टपक रही थी, तो ड्रॉपिड यानी थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की यदि हम बात करें, तो 46 में क्या रखा है, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस। मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 46 में। तो देखिए कश्मीर इज, तो कश्मीर क्या है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी कोई विशेष बात है और अपने में अलग है तो दा का प्रयोग होता है डेफिनिट आर्टिकल का। तो यानी कश्मीर जो है भारत का स्विट्जरलैंड है, ये बात इसमें कही है। क्वेश्चन नंबर 47 की यदि हम बात करें, तो 47 में कहा है चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, यानी ईडियम बताना हमें क्वेश्चन नंबर 47 में। ये होता है यानी वंस इन ए ब्लू मून, यानी कभी कभी होना, वंस एक बार, इन माने में ए ब्लू मून यानी नीला चंद्रमा, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है क्वेश्चन नंबर 47 कभी कभी होना, यानी चंद्रमा नीला कभी कभी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी टू हैपन वेरी रियली, यानी घटना कभी कभी घटना।
आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 में क्या कहा है, चूज द प्रीडिकेट इन द गिवन सेंटेंस, यानी द फैन इज मूविंग अबोव माई हेड, यानी पंखा मेरे सर पर घूम रहा है, और हम क्या कहते हैं, चल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज मूविंग अबोव माई हेड, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या रखा, द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ सोर्सिरस, यानी हमें जो है स्त्रीलिंग पूछा है, ठीक है ना। यानी सोर्सिरस इसका मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है जादूगरनी। ठीक है, जादूगरनी जो है ना, इसका हमें फीमेल बताना, सॉरी स्त्रीलिंग है ये, पुल्लिंग बताना। मास्को यानी मास्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग, तो जादूगरनी है, इसका मास्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग, इसका हमें जादूगरनी का पुल्लिंग बताना। तो जादूगरनी का क्या होगा, जादूगर, और जादूगर की स्पेलिंग किस में है, ये दे रखी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, सो स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 50 की यदि हम बात करें तो 50 में क्या क्या रखा है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सिमली, मतलब ये जो वाक्य दिया है इसको हमें पूर्ण करना है क्वेश्चन नंबर 50 में। यानी स्वीट एज शुगर, यानी एज आएगा, एज स्वीट एज शुगर, जैसे शुगर वैसे ही मिठाई, जैसे मिठाई वैसे शुगर। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो भाई साहब इंग्लिश भी आपकी पूरी हो गई, अब जीके को फटाफट खींच देता हूँ मैं 5-7 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन। मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके प्यार की, आपके सब्सक्राइबर की हमें बहुत अधिक ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा है कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे, तो भैया मीमांसा के प्रणेता थे आपके जैमिनी। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं 52 में, जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था, जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था। तो मतलब उल्टा दे दिया है, मतलब ये कहता है कि जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है ना, क्वेश्चन नंबर 52 में। तो ये जो बुंदेलखंड है ना, इसका ही प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, उल्टा लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भैया 35 वर्ष राज्यपाल के लिए, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, और उपराज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है, तो भैया प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है संविधान की, वो जनता के हाथों में है, यानी संविधान की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत जनता। क्वेश्चन नंबर 55, रास नृत्य का संबंध किस राज्य से है, मतलब रास नृत्य किस राज्य में होता है, ये हमें बताना है। तो भैया गुजरात में होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या रखा, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। अगरतला किस प्रदेश की राजधानी है, तो भैया ये भी कोई बताने का क्वेश्चन है। 57 में यदि मैं बात करूं तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, असम की दिसपुर, सिक्किम की गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रखा है कि सिराज हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो सिराज हिंद, जो जौनपुर है ना, जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। तो इस जौनपुर की स्थापना किसने की थी, ये हमसे पूछा है, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने भाई जोना खां की याद में, जब वो मर गया था। क्वेश्चन नंबर 59, सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी की यदि हम बात करें तो वो पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा आया नहीं था 1498 में। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 के साथ हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की भी। ठीक है, पहले 60 को समझ लो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, यानी ये शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो एक गलत दिया है, बाकी 3 सही है। तो देखिए, लंदन टेम्स नदी के किनारे है, सही है। बर्लिन, अरे यही गलत दिया, बर्लिन राइन नदी के किनारे नहीं है। न्यूयॉर्क हडसन के किनारे बसा है। वियना वोल्गा के किनारे, सब सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कहा है, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा
विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण जो हुआ था वो हुआ था आपका 1978 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 में हमसे कहा है ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? मतलब ये जो ग्रीन मफलर है ये किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। दोस्तों 25 मिनट में 75 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, है कि नहीं है? यानी हिंदी खत्म हो गई, इंग्लिश खत्म हो गई, जीके खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं आपके मैथ की। तो मैथ को मैं सॉल्व करूंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बने रहो हमारे साथ, एक एक प्रश्न का आंसर आपको हल करके दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 76 की यदि बात करें तो पहले मैं थोड़ा स्लाइड को छोटा कर लूं क्योंकि आपको हल करके भी दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे कहा है कि ये संख्या दी है, इस संख्या में हमसे 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े के स्थान पर है। तो क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 76 तो इसका आंसर हो जाएगा 600। ये आपका स्थानीय मान है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कह रखा क्वेश्चन नंबर 77 में इतने का लैसे ज्ञात करो। देखो अगर भिन्न दी है तुम्हें भिन्न, ठीक है ना, भिन्न में पूछे तुमसे लैस है तो लैस है ऊपर रख दो और नीचे रख दो मैस है, ठीक है? यदि हम बात करें 2 4 6, ठीक है ना, 2 4 6, तो इसका लैस है कितना आएगा? इसका ऊपर लैस आ जाएगा 12 और मैस है 3 5 7 का मैस आ जाएगा 1, और जब 1 से भाग दूंगा तो कुल मिलाकर के 12 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। तो कहाँ दे रखा 12? ऑप्शन नंबर डी में। आगे हम बात कर रहे हैं, देखो भैया इसकी गुणा करनी है, ठीक है ना, 84,326 की गुणा कर देना 999 से, आपका राइट आंसर आ जाएगा। गुणा करनी तो आती होगी, नहीं आती है तो मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लो, लेकिन मोबाइल परीक्षा में तुम्हारे साथ जागा नहीं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो 79 में क्या कह रखा है जरा ध्यान दो। इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 79 में। तो भैया सबसे छोटी भिन्न की अगर मैं बात करूं तो 5/7 हो जाएगी। ये कैसे करेंगे? अरे इन संख्याओं को भाग देकर देख लो, 13 से 11 को भाग दो, 11 से 9 को, और 4 से 3 को भाग दो, जिसका उत्तर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी, है कि नहीं है? तो ये 5/7 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रखा? उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितनी दी है? 18.2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्ग का परिमाप, यानी वर्ग का परिमाप की यदि मैं बात करूं तो ये होता है 4 गुणा भुजा। अब 4 तो ये दिया है, गुणा भुजा कितनी दी है? 18.2, गुणा कर लो, 4 दूनी 8, एक अंक के बाद दशमलव, और 18 चौक 72। तो 72.8 देख लो कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में है 72.8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। 81 में क्या कह रखा है? 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? कैसे करेंगे? कुछ मत करो, 81 के गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करने के बाद जो संख्या बचेगी वो ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? कैसे करते हो गुणनखंड? 2 से काटते चले जाओ, ठीक है? गुणनखंड करने तो आते होंगे, नहीं आते तो लो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? लो देखो इधर 1008 दिया है, 1008 को मैं सबसे पहले 2 से काटूंगा, तो 2 से काटेंगे तो इसका आधा हो जाएगा कितना? 504। फिर मैं इसे 2 से काटूंगा, 504 का आधा कितना हो जाएगा? 252। फिर मैं इसे 2 से भाग दूंगा तो 252 का आधा कितना हो जाएगा? 126। फिर मैं इसे 2 से भाग दूंगा, 126 का आधा कितना हो जाएगा? 63। अब 2 से भाग नहीं जाएगी, किससे भाग दूंगा? 3 से। तो 3 से जब मैं इसे भाग दूंगा तो कितना होता है? 21 तिया
63, फिर 3 से भाग दूंगा, 3 सत्ते 21 और 7 से 7 एकन 7। देखो एक जोड़ा तो ये बन गया इन दोनों का, एक जोड़ा ये बन गया इन दोनों का, एक जोड़ा ये बन गया इन दोनों का। अब संख्या बच गई 7, और 7 ही आपका क्या है, आंसर है, और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर, यदि हम बात करें 82 की, तो कह रहा 892 की अनुवर्ती संख्या बताओ। अनुवर्ती का मतलब होता आने वाली, मतलब उसमें एक जोड़ देते हैं, तो 892 के बाद क्या आएगा, 893, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो 83 में देख लो भैया क्या कहा है इसमें। 83 में हमसे ये कह रखा है कि 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 3, 7 की घात 2, और दूसरा पद ये दे रखा है 2 की घात 2, 3 और 5 की घात 2 और 7, इस और तीसरा पद ये दे रखा है, इसका मैं से बताओ। तो इसका मैं से कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यानी कुछ नहीं है इस सवाल में, खाली तुम डर रहे होगे, है ना। देखो डरो मत, मैं करके दिखाता हूँ अभी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, तो जैसे ये दिया है 2 की घात 3, इसका मतलब 2 की गुणा 3 बार हो रही है, ठीक है ना। देखिए कहाँ से आ गया, अट पर जीबी, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, ऐसे ही है। तो सब में से छोटा पद जो होता है ना, वो ही इसका वो आ जाता है में से, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं इसके में से की, तो इसका में से आ जाएगा आपका 2 गुणा 3 और गुणा 5 की घात 2, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, करूँगा थोड़ा लंबा बैठेगा। देखो ऐसे लिख लेंगे इसे, जैसे मान लो ये दिया है तुम्हारा, और ये पहला पद ही देख लो, ये दिया, तो इसे कैसे लिख लेंगे, 2 की घात 3 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2, लो जी 2 की घात 3। 3 को कैसे लिखेंगे, 2 घात 3 गुणा 3, वैसे 5 की घात 3 चलिए तो 5 बार 3 लिख दो, ठीक है। तो ऐसी सब में से छांट लेना, यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या रखा, 7/128 गुणा क्वेश्चन मार्क प्लस 596 बराबर 883 में प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा। देखो कैसे करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। डरो मत, आराम से हो जाएगा, ठीक। कैसा होगा देखो इधर, ये दिया है आपका 7/128 गुणा क्वेश्चन मार्क प्लस 596 और बराबर 883, ठीक है। देखो एक काम करो, इसको तो ऐसे रहने दो, 596 इधर जाकर घटा दो, मतलब 7/128 है गुणा क्वेश्चन मार्क है। जब 883 में से मैं 596 घटा दूंगा तो बचेगा 287, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है हमें कि क्वेश्चन मार्क रोक लो यहीं पर, इसका तो मतलब बताना, ये हो गया 287, ये चल लिया है, ये चल लिया है आपका भाग में, तो काय में पहुंचेगा, गुणा में, यानी 128, और ये चल लिया गुणा में, तो ये पहुंचेगा भाग में। और यदि हम बात करें तो 7 से काट दो, 7 से क्या कटेगा, 7 चौक 28 और 7 एकन 7, यानी 41 की गुणा करनी है 128 में, और जब 41 की 128 में गुणा करूंगा तो 5228 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 5228, 5248 ये आंसर आ जाएगा। अब देख लो 5248 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 85 में क्या कह रखा, अरे भैया इनके गुणा करके इससे भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत हल्का क्वेश्चन है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 में क्या कह रखा, 86 में कहा है कि एक वस्तु को 236 रुपये में खरीदा गया, 20 रुपये खर्च करके उसे रंग दिया गया, 12% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 86, वस्तु खरीदी कितने की, 236 की, और 20 रुपये उस पर खर्च कर दिए रंग करने पे, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य 236 और 20 उसने खर्च कर दिए, तो क्रय मूल्य मतलब कुल मिलाकर वस्तु का मूल्य है, वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 256 रुपये हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा 12% का लाभ कमाना है उसे,
ठीक है। तो भैया 256 रुपये पर 12% का लाभ कमाना, ये कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, या तो इसकी गुणा करके 100 से भाग दे दो या ऐसा काट पीट कर लो। कुल मिला करके गुणा भाग करने की बात रह गई आपका 30 रुपये 72 पैसे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें दिया है ये, हाँ 30 रुपये का लाभ होगा, इतने का लाभ होगा। अब वस्तु कितने की थी, वस्तु पड़ गई 256 रुपये की। अब इसमें 256 रुपये जोड़ दो और ये 72, तो आपका आंसर आ जाएगा 72.6538 और ये 286.72 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए। इतने रुपए की बेचेगा तब उसे 12% का लाभ मिलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इस प्रकार है। क्या कहा है 87 में, जरा देख लीजिए। 87 में वो कह रहा हमसे कि इतने इतने में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। देखो हमने बताया 7 किसके स्थान पर है, सैकड़े के इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसका 700 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का है। लेकिन सुनो समस्या क्या है, ये बात चल रही है दशमलव में, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव में चल रही है ना, बटे में भी तो रखना है इसके। तो ऑप्शन नंबर यदि मैं बात करूं तो 7/1000 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दे रखा है, अरे इसमें क्या करना, हल कर दो इसे। कैसे करेंगे, देखो मैं थोड़ा हल कर देता हूँ। 6×5 = 30 और 1 31, ये हो जाएगा 31/6, ये 31 है भाई, 31/6। 8×4 = 32 और 3 35 गुणा 35/6, सॉरी 8 है, 35/8। और ये भाग है, भाग का चिन्ह लगा के गुणा का चिन्ह लगा दो, कितना होगा 8 दूनी 16 और 1 17, 17/8, तो 8/17 कर दियो, इससे ये कट जाएगा, बाकी सबकी गुणा भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का 10 सही 65/102। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रखा है कि भिन्नों 1/3, 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए 1/3 है, जब 1 को मैं 3 से भाग दूंगा तो 0.33 आ जाएगा। फिर है 4/7, जब 4 को मैं 7 से भाग दूंगा तो 0.57 आ जाएगा। फिर है आपका 2/5, ये 2/5 को जब मैं 2 को 5 से भाग दूंगा तो आ जाएगा 0.4। हमसे क्या पूछा, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो देख लो, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, कुल मिलाकर के भिन्नों की यदि मैं बात करूं तो 1/, अच्छा सबसे छोटी पूछा, हाँ तो पहले ये आगा 1/3 आगा, फिर 2/5 आगा और फिर 4/7 आगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें 1/3, 2/5 और 4/7, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 91, उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई इतने सेंटीमीटर और परिमाप इतना है। तो देखो भैया इसमें क्या करना है, हम जानते हैं आयत का परिमाप का एक सूत्र होता है, आयत का परिमाप यानी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र कितना होता है 2, और ब्रैकेट में होता है आपका लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप हमें इन्होंने दे भी रखा है कितना 80 सेंटीमीटर। तो कैसे करूँगा मैं, देखो सुनो, ये 2 है, लंबाई निकालिए यही रहने दो, चौड़ाई कितनी दे रखी है इन्होंने 12.5, तो 12.5 यहीं लिख दो, और बराबर परिमाप कितना दिया इन्होंने 80, इधर लिख दो 80। देखो 2 से मैं 80 को काट दूंगा, कितना आ जाएगा 40, तब क्या हो गया लंबाई बराबर कितना बचा 40 है इधर, ये इधर आके घट जाएगा, ठीक है, ये इधर आके घट जाएगा कितना माइनस के 12.5, और जब मैं 40 में से 12.5 घटाऊंगा तो बचेगा 27.5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है।
तो देख लो कौन सा 27/5, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रखा है? 92 में हमसे इसने कहा है कि एक धनराशि जो साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 2200 तथा 3 वर्ष में 2300 हो जाती है, क्या होगी? क्या होगी? एक धनराशि किसी दर से, यानी दर पूछ रहा हमसे इसमें दर, तो हम जानते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला। देखो सुनो, ये मतलब 2 वर्ष में 2200 हो गई और 3 वर्ष में कितनी हो गई? 2300 हो गई, है ना? तो एक वर्ष में कितनी बढ़ी? 100 रुपये बढ़ी। अरे 2 वर्ष में 2200 और 3 वर्ष में 2300, तो एक वर्ष में कितनी बढ़ रही है? 100 रुपये बढ़ रही है। अब 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 2 वर्ष का ब्याज भैया 100 गुणा 2 यानी 200 रुपये। अब हमसे धनराशि पूछ रहा, तो 2200 में से 200 घटा दो तो कितना बचेगा? 2000 बचेगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हल करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की। इसमें कहा है कि 6 सही 1/4, 12 सही 1/2 का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? देखो, ये कह रखा है 6 चौक 24 और 1 25, मतलब ये हो जाएगा 25/4 गुणा, का मतलब गुणा होता है ना, 12 सही 1/2 यानी 12 दूनी 24 और 1 25 यानी 25/2। ठीक है, 25/2। अब हमसे पूछ रहा है कि इस कितना मतलब इसका प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना है। तो प्रतिशत के लिए मैं क्या कर दूंगा, रुक जाओ 1 मिनट। 6 चौक 24 और 1 25, 25 इतने का इतने प्रतिशत है। अच्छा, 25/4 आ गया और ये 25/2 आ गया। ठीक है, तो इसकी यदि मैं बात करूं, हाँ प्रतिशत से करना है। हाँ सही है, देखो ये कह रहा है इतने का इतने प्रतिशत बताओ। ठीक है ना, इतने का इतने प्रतिशत। प्रतिशत की जगह क्या लगा देंगे हम? 100। अब देखो ये संख्याएं उधर जाकर घट बढ़ जाएंगी, कुल मिला के ये हो जाएगा 25/4, और जब मैं करूँगा तो गुणा 100 और 2/25। देखो 25 से 25 कट जाएगा, 2 ही कन 2, 2 दूनी 4 और 2 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो 50 आंसर आ जाएगा, 50%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। 94 में क्या कहा है? a+b तथा 3a+c के योग में से a+2c को घटाओ। देखो भैया a+b तथा 3a+c योग कर रहा ना, तो जोड़ दूंगा 3a+c। इनमें से क्या घटाना है? 2a+2c घटाना है। घटाना क्या है? 2a और मतलब ये a+2c घटाना हमें। ठीक है ना, तो माइनस हो जाएगा a और माइनस का हो जाएगा 2c। देखो माइनस के a से माइनस का a गया, ठीक है, कट गया। देखो ये जीप कहाँ से आगे चल भाई, तेरा कोई काम नहीं है। और यदि हम बात करें तो 2c में से 1c घट जाएगा, तो माइनस का तो c बचेगा और ये कितना बचेगा? 3a। ठीक है ना, तो यदि हम बात करें तो कहीं मिस्टेक हो गई, एक a बचा, एक c बचा, एक b भी तो बचा, प्लस का b बचेगा, प्लस का b। अब इन्हें सही से लिख लो आगे पीछे करके, यानी 3a+b और माइनस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 में क्या कह रखा है? 95 में देखो, इसमें कहा है कि 1 मिनट, इसमें हमसे कहा है कि 3/5 का, 4/9 का, 5/8 का x बराबर 36 हो तो x का मान ज्ञात करो। क्या करना? कुछ नहीं करना। का मतलब होता है गुणा। कैसे? ये दिया है 3/5 गुणा 4/9 गुणा
5/8 गुणा x बराबर 36 कर दो। लो जी आंसर आ जाएगा आपका। आ जाएगा कैसे देखो, 5 से 5 कट गया, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। ठीक है, आ गया नहीं आ गया। अब यदि हम बात करें तो क्या बचा भैया, यहाँ पर कुल मिलाकर के x बचा बराबर 36 है गुणा ये 3 दूनी 5, इधर चला जाएगा भाग में चले गया गुणा में, तो x बराबर 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 3 18, 5 छंग 30 और 5 तिया 15 18। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी? ये तो ऑप्शन में है ही नहीं 180, हमने कहीं मिस्टेक कर दी काटने में। चलिए मैं दोबारा काटता हूँ इसको, देखो दोबारा काट लेते हैं। 3/5, 4/9, 5/8 गुणा x बराबर 36। देखो 5 से तो 5 कट गया, ठीक है, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 3 एकन 3, 3 तिया 9। x के बटे में चल लिया है, x के बटे में चल लिया है 3 गुणा 2 बराबर 36। ठीक है ना, तो अभी तो वही आ रहा है हमारा, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हो हमने गलत कर दिया, 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, देखो x बराबर 36, क्योंकि 3 दूनी 6 गुणा 6। और यदि मैं बात करूं तो 6 छंग 36, हासिल लगे 3 और 36 18 और 3 21, ये आ जाएगा आंसर 216। कहाँ दे रखा, ये दे रखा ऑप्शन नंबर डी में। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96 की, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने एक श्रृंखला की 7 पारियों में 53, 52, 16, 9, 10, 104, 36 रन बनाए। श्रृंखला में खिलाड़ी का औसत क्या था? देखो औसत के लिए सूत्र कितना होता, अगर हम बात करें औसत की, किसी चीज का हमें औसत ज्ञात करना तो संख्याओं का योग बटे संख्या का मान, यानी कितनी संख्या है। तो 53, 52, 16, 9, 10, 104, 100 और यह है 36। जब इन सबको मैं जोड़ूंगा तो हो गया 100, 200, 150 और कुल मिलाकर के 200, 280 आ जाएगा। इस सबको जब मैं जोड़ूंगा तो 280 आ जाएगा। और कितनी पारी है, 7, 7 से भाग दे तो 7 एकन 7, 7 चौक 28, यानी 40 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 96 का। 97 में क्या कह रखा है, जरा इसको भी समझ लो भैया। 97 में कहा है, यदि 13.5 मीटर लंबी पीतल की एक समान छड़ का भार 51.3 किलोग्राम हो तो ऐसी 12 मीटर छड़ों का भार कितना होगा। देखो 13 मीटर लंबी पीतल की एक समान छड़ है, तो 13 मीटर का कितना है, 91.53, तो ऐसी 12 का कितना होगा। अगर हमें एक छड़ का मान मिल जाएगा तो हम 12 का निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे एक छड़ का भार, ठीक है ना, यानी एक छड़ का भार कैसे निकालूंगा, 13 का कितना है, 13 का मान दे रखा है 51.3, एक का कितना दे रखा है 13.5, ठीक है ना, तो 13 छड़ों का है ये। जब मैं इसे इससे भाग दूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 3.8। कितना आ जाएगा, 3.8। हमसे पूछ रहा है कि ऐसी 12 छड़ों का मान कितना होगा। लो जी इसे 12 से गुणा कर दो, 12 अट्ठे कितने होते हैं, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 72 84, 12 अट्ठे 96। तो 96 का 6 और हासिल लगे 9, 12 दूनी 24, 12 36, 36 और 9 यानी 45.6, ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लो कहाँ है 45.6, ऑप्शन नंबर सी में। 98 में कह रखा, भिन्न 48/25 को प्रतिशत में बदलिए। तो 48 वाले मतलब 48/25 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे भाई, देखो ये दिया है 48/25, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 और प्रतिशत लगा देंगे। 25 का 25, 25 चौका कितना हो गया 100, ठीक है। अब 48 की 4 से गुणा करूंगा तो 48 चौका होते हैं 192, तो 192% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 में क्या कह रखा है, 1500 मीटर तथा 9 किलोमीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, देखो हम जानते हैं 1500 तो मीटर है,
ये मीटर है, और 9 कितना दे रखा है, किलोमीटर। तो 9 को भी तो मीटर बनाओ, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, अब ये हो गया देखो, 1 2, 1 2 जीरो कट गए, तो कुल मिलाकर ऊपर तो हो गया 15 और नीचे हो गया आपका 90। ठीक है, नीचे 90 हो गया। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 15 एकन 15, 15 छक्का 90, तो कुल मिलाकर 1/6 आ गया। और यदि मैं इसे अनुपात में लिखूंगा तो अनुपात में कैसे लिखेंगे, बटे का चिन्ह हटाओ, अनुपात लगा दो, 1:6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 की यदि हम बात करें तो ये कोई हल करने का प्रश्न नहीं है, ये कक्षा 3 4 5 6 का क्वेश्चन है, 5वें में और 6ठे में मिलेगा, लास्ट क्वेश्चन है। इसे मैं हल करा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, बस हम आपसे यही मांग रहे हैं कि एक सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक। बाकी फ्री ऑफ कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सारे प्रैक्टिस सेट हम डालेंगे जब तक पेपर होगा। और यदि हम बात करें साथ में, तो अलग से हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की हिंदी के प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं, जीके के प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो RO ARO का प्रैक्टिस सेट भी हम डाल रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम BPS एजुकेशन AR है। आपको हर चीज़ का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट जीके का प्रैक्टिस सेट भी हमने डाल रखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी डाल रखा है, RO और ARO का हिंदी का प्रैक्टिस सेट डाल रखा है, RO ARO का मतलब जीके और कंप्लीट सेट भी हमने डाल रखा है। तो देखो सुन लो भाई, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। हम जानते हैं त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर दी है, एक 5 सेंटीमीटर दी है और एक 6 सेंटीमीटर दी है। हम ये जानते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं, मतलब बराबर नहीं होती है, तो वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषम बाहु त्रिभुज की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल BPS एजुकेशन AR पे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, कर भला तो हो भला। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।